अच्छा बच्चों, पहली बात तो ये कि आपको ये तो आइडिया है कि जो आपका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है ये तो आप लोगों को आइडिया है, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का है और इसे 20 मार्क्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन आपका ए है, ठीक है, एक सेक्शन आपका ए और दूसरा है बच्चों आपका सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन ए में बचे कितने 12 मार्क्स का पेपर है और आपका जो सेक्शन बी है उसमें कितने 8 मार्क्स का पेपर है। तो टोटल इस तरीके से कितने हो गए आपके 20 मार्क्स हो गए। अब उसके बाद फिर सेक्शंस मार्क्स के हवाले से या क्वेश्चन के हवाले से हम इस चीज को डिवाइड करते हैं कि आपके सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं सेक्शन ए के हवाले से, तो सेक्शन ए के हवाले से हो सकता है कोई टेबुलर क्वेश्चन आ जाए। कैसा बोले? टेबुलर क्वेश्चन मतलब टेबल वगैरह आपको दिया जाए, उसको आपने फिल करना है। हो सकता है कि वहां से आपको कोई चार्ट वाला टेबल दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि वहां से आपको जो है ना कोई ग्राफ लाइक क्वेश्चन दिया गया हो। और थर्डली हो सकता है कि यहाँ से बच्चों कोई रीजनिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई रीजनिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये आपके सेक्शन जो ए है उसमें इस 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात तो ये कि कोई टेबल बना के देंगे, आपको बोलेंगे कि भाई हाँ इसमें लेबलिंग करो, मतलब इसमें जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फिल करो, या फिर आपको कोई चार्ट दे दिया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या चेंजेस हैं। सेम ग्राफ या तो आपको बनाने को दिया जाएगा या फिर वो ग्राफ आपको पहले बना दी गई होगी और आपको बोलेंगे हाँ भाई इसमें क्या चेंजेस है। और थर्डली ये है कि आपको कोई रीजनिंग वाला क्वेश्चन इस सेक्शन में दे सकते हैं, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो रीजनिंग क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों सेक्शन बी में आपके किस तरह के क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो ये बड़ा आसान सेक्शन है, ठीक है, इसमें या तो कोई डिफरेंस वगैरह पूछ लिया जाएगा, या तो वो कोई डिफरेंस वगैरह पूछ लिया जाएगा, या फिर बच्चों आपसे कोई मतलब जो डायग्राम है, या तो आपको लेबलिंग को कहा जाएगा, डायग्राम या तो आपको लेबलिंग को कहा जाएगा, या फिर आपको बोलेंगे ड्रा करें, या आपको बोलेंगे ड्रा करें। और उसके अलावा फिर लास्ट में एक और जो प्रैक्टिकल है जो कि आपके इस सेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि साइज जो है ना किसी इमेज का या किसी सेल का साइज कैलकुलेशन या उसकी जो मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस तरह के 3 तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके सेक्शन बी में से आ सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये बात क्लियर है कि आपके सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के आ सकते हैं, और सेक्शन बी में किस तरीके से आएंगे। इज इट क्लियर? बोले बोले बच्चों, इज इट यस क्लियर? सर, यस। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों फिर हम थोड़ा अपने जो पीबीएस है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है, उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने अब ऊपर यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको बता दिया था। मैंने कहा कोई टेबुलर क्वेश्चन आ सकता है, कोई टेबल फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो वो एक्चुअली अब टेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो आपके प्रैक्टिकल फर्स्ट से ही आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि ये आप लोगों ने अभी पढ़ा कि कोई टेबुलर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो वो टेबुलर क्वेश्चन आपका जो प्रैक्टिकल 1 है वो आपके टेबुलर से रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल जो 1 है, ठीक है, सॉरी मैं पेन चेंज कर लूं। प्रैक्टिकल 1 है उसमें एक्चुअली आपको फूड टेस्ट दिए गए। क्या दिए गए बोलो? फूड टेस्ट। फूड टेस्ट दिए गए। अब फूड टेस्ट के हवाले से अगर मैं थोड़ा मजीद इसको क्लियर करके ले जाऊं, तो बच्चे प्रोटीन है उसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट है उसकी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उसकी आइडेंटिफिकेशन। थर्ड क्या है कि लिपिड की आइडेंटिफिकेशन। और उसके बाद मेजर यहाँ से एक्चुअली बल्कि मेजर यही 3 चीज ही है, ठीक है। एक प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट, और कौन सा है लिपिड की आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, एक और भी चीज है, ठीक है, चले वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि हो सकता है कि इसी तरीके का टेबल दिया जाए जिसमें आपको बोला जाए कि ये टेस्ट है, ये किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर आपके प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट है और उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला था कि एक टेबल आपको दिया जा सकता है, मेरे ख्याल से आपका जो मॉडल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके इस फूड टेस्ट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा इनके प्रोटीन टेस्ट है इनको बारी बारी थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन टेस्ट है आपको पता है, ठीक है, प्रोटीन जो है ना, अब आपने सिर्फ प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट होता है ये याद रखना है। अब डिटेल में आपने नहीं जाना कि भाई टेस्ट होती है ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने नहीं जाना। आपने सिर्फ ये रखना है कि प्रोटीन के लिए कौन सा है, तो वो बाई यूरिट टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है बोलो शाबाश? कौन सा टेस्ट है? बाई यूरिट टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर आपको मतलब ये कि टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन का आपको कहा जाए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर ऑब्जर्व होता है, तो वो एक्चुअली हमें इस टेस्ट के एंड में वायलेट वायलेट या फिर जो पर्पल कलर है, कौन सा कलर, वायलेट या फिर कौन सा कलर अपटेंड होता है बोलो? कौन सा कलर अपटेंड होता है? पर्पल कलर अपटेंड होता है,
तब हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा है प्रोटीन। तो अब देखें, अब अगर जरा गौर करें तो आप लोग का ये सीधा सीधा टेबल बन सकता है कि यहाँ पे आपका ये क्या है, मैं चले कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये चले ब्लैक कलर यूज करता हूँ। ये आपका क्या हो गया, ये सब स्ट्रेट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, टेस्ट हो गया, और ये आपकी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। अब इस तरीके का आपको टेबल दिया जा सकता है, जो कि मैं टेबल नहीं बना रहा था लेकिन एक सीक्वेंस में आ रहा है तो मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। क्या आप देखें यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, आपका प्रोटीन है। अब इस सबस्ट्रेट के लिए टेस्ट कौन सा होगा, बायूरे टेस्ट होगा, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि इसमें कलर कौन सा ऑब्जर्व होगा, वायलेट, या फिर कौन सा कलर ऑब्जर्व होगा, पर्पल कलर ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से मजीद आप चलें, आप किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट की बात करें। देखिए कार्बोहाइड्रेट का यूजुअली इसकी अगर मैं बात करूं, दो टेस्ट परफॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट में भी। आप किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे, तो ये चीज मैटर करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट में मैं बात करूं अदर देन स्टार्च की बात करूं, ठीक है, मैं चले स्टार्च को अलग कर देता हूँ, अदर देन स्टार्च, स्टार्च को मैं अलग लिख रहा हूँ। तब आपके जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनमें आप बात करें कौन से, रिड्यूसिंग शुगर्स की आप बात करें, किसकी बात करें, रिड्यूसिंग शुगर। ये बात किसी को कुछ पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर्स की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, कार्बोहाइड्रेट्स में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, Yes, sir. रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहा हूँ, कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए जो टेस्ट यूज होता है, ठीक है, वो है आपका बेनिडेक टेस्ट। कौन सा यूज होता है, बोले, बेनिडेक्ट टेस्ट, ठीक है, बेनिडेक्ट टेस्ट यूज होता है। अब यहाँ से कलर कौन सा ऑब्टेन्ड होता है, जो कलर है वो एक्चुअली अगर स्पेसिफिक कलर की बात करें तो वो ब्रिक रेड कलर ऑब्टेन्ड होता है। कौन सा कलर ऑब्टेन्ड होगा, बोले शाबाश, जल्दी बोले, जल्दी जल्दी, ब्रिक रेड कलर ऑब्टेन्ड होगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि इस रिएक्शन के एंड में ब्रिक रेड कलर ऑब्टेन्ड होगा। तो आपने ये अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ से जो आपका मतलब जो कंपाउंड है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब रिड्यूसिंग शुगर की एग्जांपल अगर आप बात करें तो वो कौन सा, आप ग्लूकोज को बीच में ले आए, ग्लूकोज को लें, लैक्टोज को लें, ठीक है, इसी तरीके से आप मल्टोज को बेशक लें, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। तो ये इनकी एग्जांपल है, ठीक है, कि हम इनके लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, और यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, हमें ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलो, बोले Yes, sir. शाबाश। अच्छा, अब साथ में ही मैं आपको, क्योंकि स्टार्च हमने अलग से लिखा हुआ है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है स्टार्च टेस्ट, ये आयोडीन जो इसके लिए हम मतलब यूज करते हैं स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, वो आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। तो हमारे लैब में सीधा सीधा बोलो तो मैदा पड़ा हुआ था, मैदा, ठीक है, मैदा जानते हो ना, वो जो खाने वाला होता है मैदा। अब उस वो मैदा स्टार्च है, ठीक है, आपने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है, तो वो सीधा सीधा आपको ब्लू ब्लैक जो कलर है वो प्रोड्यूस करता है। कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, बोलो, ब्लू ब्लैक। Blue black. ब्लू ब्लैक जो कलर है वो प्रोड्यूस करता है, ये डार्क ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें आपका क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि यूजुअली अगर आप इसके आयोडीन का अगर कलर आपको पता हो, तो उसका जो कलर होता है वो होता है, मैं इसका चले कलर बता देता हूँ, साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑरेंज ब्राउन कलर होता है इसका। कौन सा कलर होता है, ऑरेंज ब्राउन। जैसे ही आप इसको जो ना स्टार्च में डालते हो तो इसका कलर कौन सा हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है, शाबाश बोलो, ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टार्च मौजूद है। अब उसके अलावा लास्ट वाला हमारा रह गया, ठीक है, वो है कौन सा, लिपिड के लिए टेस्ट। और लिपिड के लिए एक्चुअली हम टेस्ट करते हैं एमल्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, बोले, कौन सा टेस्ट करते हैं, शाबाश, एमल्शन, हाँ एमल्शन या Emulsion एमल्जन test. टेस्ट, यस, ठीक है, एमल्शन टेस्ट करते हैं या एमल्जन टेस्ट करते हैं। अब इसमें ये बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि हमारा जो भी लिपिड क्वांटिटी है उसको हम इंटेक करते हैं, मतलब उसको लेते हैं, और उसके ऊपर जो ना मतलब एक मिनट पहले मुझे लिखने दें कि इसके लिए टेस्ट कौन सा यूज होता है, एमल्शन टेस्ट, ठीक है। और आपको पता है जब आप मतलब ये कि लिपिड के ऊपर आप, ठीक है, जाहिर इसको मजीद इतना ज्यादा मतलब ये कि कोई नॉन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये है कि आपको आइडिया हो जाता है कि आप जब भी ऑयल वगैरह कहीं पे गिरता है तो वहाँ पे जो शेप बनती है, या आप कह लें कि जो अपीयरेंस आती है, वहाँ पे एक्चुअली ओपैक टाइप जो अपीयरेंस आपको शो होती है, कौन सी कलर अपीयरेंस होती है, बोले, ओपैक जो अपीयरेंस है वो शो होती है। क्या पहली बात तो क्या कि कौन सी अपीयरेंस शो होती है आपको, मतलब ये कि जो ऑयल है ना, ऑयल है, ऑयल के ऊपर से लाइट गुजारो तो वो लाइट नहीं गुजरती। इज इट ओके, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, कुछ ओके है, सर ये अभी आपने जो लिपिड वाला बताया ये प्लीज दोबारा बता देंगे? मैं चले मैं दोबारा बताता हूँ। देखें,
चलिए मैं इसको कुछ और तरीके से समझाता हूँ। देखें, आप समझ लें कि ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आपका टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, ठीक है, आपने जो सैंपल है लिपिड है वो डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेन चीज क्या है कि अगर एक और साथ में एक और टेस्ट दिया, आप एथनॉल की बात कर लें, अल्कोहल। अब इसके अंदर आप अल्कोहल डाल दें। ये आपके पास क्या था, लिपिड सैंपल है, क्या है बोलो, कौन सा लिपिड सैंपल है? सैंपल, लिपिड लिपिड सैंपल, सैंपल। लिपिड का मतलब फैट या फैट्स हो सकती हैं या फिर कोई ऑयल हो सकता है। अब इसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, एथनॉल डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो? एथेनॉल, एथनॉल डाल रहे हो। एथनॉल डाल रहे हो तो इसकी अगर अपीयरेंस समथिंग क्लाउडी अपीयरेंस हो जाए, इसकी कौन सी अपीयरेंस, लाउडी, क्लाउडी, हाँ क्लाउडी अपीयरेंस हो जाए, तब जो आपका जो लिपिड की प्रेजेंस है, लिपिड प्रेजेंस वो क्लियर हो जाएगा। लिपिड प्रेजेंस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एमल्शन टेस्ट। एमल्शन टेस्ट में अगर आप यूज करें किसको, मैं यहाँ पे एमल्शन टेस्ट में साथ में यूज कर लेता हूँ कि अल्कोहल का इस्तेमाल करना है आपने, अल्कोहल, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ, अल्कोहल को ऐड करना है। तब अगर आप इसका कलर देखें तो कलर आप इसी चीज को भी आप यूज कर सकते हैं कि कलर कौन सा यूज करें आप, सॉरी मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपको जो मिल्की या क्लाउडी अपीयरेंस जो ना, अपीयरेंस जो ना आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो सैंपल है उसमें क्या मौजूद है, लिपिड मौजूद है। यहाँ तक बात ओके है, बोलो बोलो। यस सर, अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या चीज है कि अब यहाँ से देखें कि जैसे मैंने अभी बात की कि ये आप देखें जरा, ये आपका एक टेबल बन गया। क्या बन गया, टेबल बन गया। तो यहाँ से टेबल, हाँ ये चीज अब आपने याद रखनी है सीधा सीधा कि आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट है, लिपिड के लिए कौन सा टेस्ट है, स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट है, प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट है, ठीक है। तो अब अगर ये पूरा टेबल आपको तैयार हो जाता है तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ प्रोटीन का दे दे, हो सकता है वो आपको कार्बोहाइड्रेट का दे दे, हो सकता है वो लिपिड का दे दे, और हो सकता है आपको किसका दे दे, स्टार्च का दे दे। तो तब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तो आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी मजीद आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आपने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या क्या आपने चीजें की, एक्सेट्रा, इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? शाबाश, बोलो। यस सर। सर वो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि आपने जब ये रिएक्शन किया तो उसमें कितना टाइम लगा, और उसमें जब नो रिएक्शन हुआ तो फिर नो नहीं नो, पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। इवन एक और चीज है यहाँ पे, इन सारे टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट में आपको हीट देनी पड़ी है। एक्चुअली वो हीट है आपका रिड्यूसिंग शुगर वाला, मतलब ये जो ये कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर को जब आपने आइडेंटिफाई किया था ना, अब ये वो यस, टेस्ट है, ये वाला, ये वो टेस्ट है जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? हीट, हीट देनी पड़ती है। बाकी सारे के सारे जो रिएक्शन है वो विदाउट हीट परफॉर्म हो जाते हैं। इज इट ओके? ये भी यस, ओके? ये तो था आपका यस, प्रैक्टिकल 1, और ये चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, अगर मुझे कहता है तो मैं भी इसका स्क्रीनशॉट बना के भेज देता हूँ। ओके बोलो। सर आप भेज दें। यस अच्छा सर। मैं, ठीक है मैं भेज दूंगा। अच्छा अब उसके बाद हम सेकंड जो प्रैक्टिकल है उसकी तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं बच्चे कितने बैठे हुए हैं, बच्चे कितने बैठे हुए हैं, कोई जाग, सर तकरीबन 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा जो भी है बच्चे, आप लोग जितने बैठे हो, आप लोग अपने जो फेलोज हैं उनके साथ लिंक शेयर कर दें, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है ना इस चीज को ज्वाइन करें, ठीक है। तो जो भी हैं आप अपने फेलोज के साथ बच्चों एक दफा जो लिंक है वो लाजमी शेयर करो, ठीक है। ओके, सुन रहे हो सारे? यस सर। हाँ जी, यस सर। गुड शाबाश, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद बच्चे जो सेकंड प्रैक्टिकल और आपका जो थर्ड प्रैक्टिकल है, चले सेकंड तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने चैप्टर 6 को अच्छे से रट्टा मारा हुआ होगा। चैप्टर 6 मतलब वो एंजाइम वाला मारा हुआ है ना रट्टा, आता है ना यस सर। सबको? हाँ। एक्चुअली अब इसमें एक्चुअली पता है प्रैक्टिकल में बात क्या की जा रही है, बात ये की जा रही है कि फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, कि एंजाइम की एक्टिविटी को इम्पैक्ट करने वाले, इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से। अगर मैं मजीद जनरल बात करूं तो आपको पता है बच्चों, आप लोगों ने टेम्परेचर भी पढ़ा था ना टेम्परेचर। यस सेकंड आप सर। लोगों ने, सेकंड आप लोगों ने पीएच भी पढ़ा था। यस, थर्ड आप लोगों ने जो आपकी बुक में है, थर्ड आप लोगों ने सबस्ट्रेट पढ़ा था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यही पढ़ा था ना कि यस सबस्ट्रेट सर। की कंसंट्रेशन। अच्छा अब यहाँ पे आपको दो चीजों का दिया गया है, एक आपको टेम्परेचर का और दूसरा किसका दिया गया आपको, पीएच का। ऐसे ना कि टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करना है और आपने पीएच के इफेक्ट को स्टडी करना है। चलिए मैं सबसे पहले जो ना टेम्परेचर की बात कर लेता हूँ। आपको पता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैं जनरली बात करूंगा, टेम्परेचर आपको पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, उसके रेट को स्पीड अप करता है, ऐसे है कि नहीं है? टेम्परेचर
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ जी, बढ़ेगा। एक्चुअली टेम्परेचर आपको पता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। टेम्परेचर क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। अब यही काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होता है बच्चों के ओवरकम कर जाता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को, और जिसकी बेस पे आपका जो रिएक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। आपका रिएक्शन क्या हो जाता है, रिएक्शन क्या हो जाता है, सक्सेस। हाँ, रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाता है किस वजह से, कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो आपके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को ओवरकम करेगा और रिएक्शन आपका अकर हो जाएगा। सेम बच्चे केस यहाँ पे है कि जैसे ही आप लोग बच्चे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे ही आप लोग टेम्परेचर बच्चे इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर से आपका जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, एंजाइम का जो एक्टिविटी है, एंजाइम जो एक्टिविटी है बच्चे वो भी क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। लेकिन एक और चीज भी है कि हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं बोलो, स्पेसिफिक हाँ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे टेम्परेचर, वर्क करते हैं। हाँ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर हमारी बॉडी में कितना है, यूजुअली बुक्स में ये लिखा होता है कि 36 टू 38 डिग्री, 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है, वो नॉर्मल टेम्परेचर है जिसपे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के एंजाइम्स है वो वर्क करते हैं। लेकिन एवरेज टेम्परेचर वो आपको पता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, वो एवरेज टेम्परेचर है जिसपे आपके एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं। और इसी टेम्परेचर को बच्चों हम एक और नाम देते हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, किसका नाम देते हैं बोलो शाबाश, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, शाबाश, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको हम नाम देते हैं। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे होगा, ये चीज आपने ऐसे बनानी है, ठीक है, लाइक दिस। ये अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है टेम्परेचर, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वैसे आप हम यूजुअली रिएक्शन भी लिखते हैं, ठीक है, या आप एंजाइम एक्शन भी लिख ले आप, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा, अब होता क्या है, मैं एक और चीज भी बता दूं, हो सकता है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी थोड़ा आपको तंग करे कि आपसे पूछा जाए, हाँ भाई आप ये बताओ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। तो आपको आइडिया है इनके बारे में, आपको आइडिया है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होती हैं, बोले, किसी को आइडिया है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होती हैं, किसी को आइडिया है, बोलो शाबाश। नहीं आइडिया, चले मैं वो बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम इसको चले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें इसमें, देखें आप जैसे जैसे मतलब ये 0 है, ये आप 10 कह लो, ये आप 20 कह लो, ये 30 कह लो, ये 40 टेम्परेचर कह लो, और ये 50 टेम्परेचर कह लो। अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे आप मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहां पे मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद फिर ऐसा ऐसा से जो वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये यूजुअली ये वाला जो टेम्परेचर है, ये आप इसे कह लें कि ये हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, और इस 37 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। चले मैं ऑप्टिमम टेम्परेचर ओटी लिख रहा हूँ, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। यहाँ पे जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है, इससे आगे जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आपको ग्राफ बना के दिया जा सकता है। पहली बात तो या तो आपको बोलेगा कि जो ना आपके एंजाइम को कौन सा फैक्टर इंपैक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करता है, ग्राफिकली एक्सप्लेन करें तो अब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। या फिर आपको ये बोला जाएगा कि ये आपको ग्राफ दिया गया है, आपसे पूछेगा कि किस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम है। आपको फिर ये 37 भी नहीं कंपेयर देगा, लिख के देगा, ना ही ये आपको डॉटेड देगा। वो आपने खुद ढूंढना है कि किस टेम्परेचर पे, किस कहाँ पे ये पीक आपका सबसे ऊपर है, किस जगह पे ये जो पीक बनी हुई है ये पीक मैक्सिमम है, तो वहां पे आपका एंजाइम का टेम्परेचर मैक्सिमम है। और फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर यहाँ पे 60 है, आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन 60 टेम्परेचर पे लो क्यों है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ कि 60 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो एंजाइम है उसका जो ये आपको ग्राफ शो हो रहा है, ये ग्राफ 0 पे क्यों है या नेग्लिजिबल क्यों है। किसी को अब इसका आंसर आता है कि 60 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू ये ग्राफ जो बना हुआ है इसमें वो मिनिमम क्यों है, ये लो क्यों है, ये 0 क्यों है। क्योंकि सर वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, बहुत हाई टेम्परेचर है उसके रिएक्शन के हिसाब से। उसके अलावा कोई और रीजन, आपने रीजन तो सही दिया लेकिन वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ जी, कोई और बता रहे, बोले, शाबाश बच्चों जल्दी बोलो, पढ़ने का मजा तो अभी आ रहा है, स्टार्ट हुआ है, बोले ना शाबाश। हाँ जी, मैं बता दूं, श्योर सर। देखें बच्चे,
जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब आपका एंजाइम डीनेचर हो जाता है। एंजाइम क्या होता है? क्या होता है? डीनेचर होने का डीनेचर क्या? हो जाता है, हाँ, डीनेचर होने का क्या मतलब है? उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो उसका जाता है? स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। हाँ, डीनेचर एट 50, ओह शिट, मेरे ख्याल से थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है और उसकी जो कंप्लीट वर्किंग है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वर्किंग बिल्कुल रुक जाती है। अच्छा, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम इसी टेम्परेचर को रिवर्स कर दें, रिवर्ट कर दें, आपने मतलब पहले क्या किया? 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे दिया आप लोगों ने। डन। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम दोबारा आप 37 कर दें तो आप बताओ क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा? रिएक्शन अगर होगा, क्या आपका एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क करेगा? बोले नो, क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि तो सर डीनेचुरेशन इज डीनेचर, परमानेंट। परमानेंट। यस तो भाई एक दफा डीनेचर हो गया तो क्या मतलब है? गया काम से। इज इट क्लियर? यस यस, ठीक है, चले। अब मुझे ये बताएं कि टेम्परेचर का रिलेशन ओके है? टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मैक्सिमम वर्क शो करता है और उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर का। अगर उससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका एंजाइम डीनेचर होगा और वो फिर अपना एक्टिविटी मुकम्मल तौर पर लॉस कर देगा, खत्म कर देगा, बंद कर देगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से, तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो हो जाता है। ये भी आपने वो करना है। और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तब आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। वजह क्या है? आपका जो एंजाइम है वो क्या हो चुका है? वो डीनेचर हो चुका है। बस सिर्फ एक बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, बाकी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे? बोलो बच्चों। हाँ, बाकी क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे? आप लोग रिस्पॉन्ड करो, मुझे, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ आए, आप लोग बोलो। अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर मजा तो नहीं आएगा ना। बोले बच्चों, आप ओपनली क्वेश्चन करें, आप ओपनली बात करें, जो कुछ भी मसला है आप पूछो मुझसे। हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं। मैंने ओपनली इनविटेशन सबको इसीलिए दी हुई है कि आओ, आपके प्रैक्टिकल पढ़ा देते हैं आपको और आपके जो मसले हैं वो भी सुलझा देते हैं। लेकिन आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, बस फायदा क्या आया? बोलेंगे आप लोग? बोले? ये सबने सब बोलना है? हाँ, सबने बोलना है। अच्छा, मैंने एक बात की थी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट, और दूसरा मैंने क्या बात की थी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? जो किस पे डिपेंड करता है? बोले? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यस। अब इसका सिंपल एक एग्जांपल ही है। देखो भाई, आपका जो टेम्परेचर था, आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, इससे टेम्परेचर को कोई फर्क पड़ता है? बोलो, टेम्परेचर को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, इससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? यस सर। टेम्परेचर को फर्क पड़ता है? नहीं, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन दूसरा होता आपके है। रिएक्शन पे फर्क पड़ता है ना, एंजाइम पे फर्क यस पड़ता है ना, आपके रिएक्शन यस पे, आपके एंजाइम पे फर्क पड़ता है। अब देखिए इसमें आपका जो, सॉरी दोबारा रिएक्शन लिख दिया, आप इसमें देखें कि आपका जो एंजाइम है या आपका जो ये रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। आप देखें, यस अब इसका क्या मतलब है कि भाई टेम्परेचर है अपनी मर्जी से चेंज हो सकता है, इसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको टेम्परेचर को इवन चेंज भी आप खुद कर रहे हो। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बंदा इस टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं इस टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ, तो ये जो टेम्परेचर है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम है ये क्या है आपका? वो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन आपके टेम्परेचर पे, आपके पीएच पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आप पीएच चेंज करेंगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम की वर्किंग रुक जाएगी, और इवन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तब भी एंजाइम की वर्किंग क्या होगी? बोलो। तो टेम्परेचर इज, बोलो, टेम्परेचर इज, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड रिएक्शन इज, ये रिएक्शन या एंजाइम इज, या एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है वो क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। चले जी, मुझे ये बताएं, आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, यस B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यहाँ पे बताओ आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? सर पढ़ा था सर। इस पे जो आप थोड़ा बता दें कि पी क्या है और वी क्या है। बच्चे, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम है बॉयल्स लॉ, सर। किसी को बॉयल्स लॉ आता है ना? सर जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है। डिपेंडेंट वेरिएबल है। यस। देखिए, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर आप प्रेशर यस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। कम होगा। अब एक्चुअली वॉल्यूम इज डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर। प्रेशर। यस सर। ठीक है, इसी वजह से आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका प्रेशर क्या है?
इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। हाँ जी। अब एक्चुअली मुझे इसको सिर्फ रिलेट करना था आपके एंजाइम के एक्शन से, आपके फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम से, कि जैसे आप देखें टेम्परेचर है, तो अब ये टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरीके से आगे हम बहुत सारी चीजें बात करेंगे, वहां पे लाइट इंटेंसिटी आएगा, एक्सेट्रा, फर्टिलाइजर की क्वांटिटी। अब ये सारे के सारे क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे प्लांट की ग्रोथ, एंजाइम का एक्शन, ये सारे के सारे, या एंजाइम की मतलब रिएक्टिविटी या एंजाइम की वर्किंग स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। जो मैं आगे समझाऊंगा, इस टर्मिनोलॉजी को बार बार यूज करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। चलो अच्छा बच्चों, अब एक्चुअली मेन चीज आता है ग्राफ को ड्रा करने में। अब जब ग्राफ को आप ड्रा करते हैं तब आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसको आपने रखना है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आपने किसको रखना है? बोलो शाबाश। डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपका जो एक्स है, एक्स पे आपने रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इसे क्लियर? तो आई होप ये वाला उसमें भी ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है कि सर जी हमने टेम्परेचर को कहाँ पे रखना है, हमने एंजाइम की एक्टिविटी को कहाँ पे रखना है। बात क्लियर है? यस। टेम्परेचर को हमने कहाँ पे रखा, किस एक्सिस पे रखा? टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस पे रखा। और उसके बाद आपने एंजाइम की एक्टिविटी को कहाँ पे रखा? वाई एक्सिस पे। क्यों रखा? क्योंकि वो जो वाई एक्सिस है वो उस पे हम डिपेंडेंट रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, और एक्स पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। शाबाश, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब हम उसके बाद जा रहे हैं अगले अगले उस पे प्रैक्टिकल पे। उसका पार्ट मतलब 2 का प्रैक्टिकल जो पार्ट है उसका पार्ट कौन सा है? बी है। अब देखिए यहाँ पे हमने बात करनी है इफेक्ट ऑफ पीएच। क्या इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ पीएच पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। अब देखें, आई होप ये सारे पिछले उससे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने पीएच को कहाँ पे रखना है, एंजाइम की एक्टिविटी को कहाँ पे रखना है, एटसेट्रा। अब यहाँ पे भी जैसे हर एंजाइम है, ईच एंजाइम आपको पता है कि ईच एंजाइम है, ठीक है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वर्क करता है, और सॉरी पीएच पे वर्क करता है। ईच एंजाइम क्या करता है? बोलो। स्पेसिफिक पीएच पे वर्क करता है। हाँ, नीडेड ईच एंजाइम नीडेड स्पेसिफिक पीएच, ठीक है, नीडेड स्पेसिफिक पीएच, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक पीएच को किसका नाम देंगे? कोई बता सकता है मुझे? ऑप्टिमम पीएच। यस, ऑप्टिमम पीएच का नाम देंगे। किसका नाम देंगे? ऑप्टिमम पीएच। पीएच का नाम देंगे। शाबाश, गुड, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट ये कि आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि ऑप्टिमम, ओए होए ये गंदा लग गया मेरे ख्याल से, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके ऊपर येलो येलो लगा देते हैं, येलो से ये मजीद चले शो हो रहा है, ठीक है ठीक है। ऑप्टिमम पीएच इसको कहते हैं, ठीक है। Done। अच्छा अब उसके बाद देखिए, अब ये आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में आप लोगों ने 2-3 एंजाइम पढ़े हैं जो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे, या मैं फिर थोड़ा मजीद इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो आसान हो जाए, काम आसान हो जाए। अब कैसे देखें, आप अगर बात करें स्टमक की, किसकी बात करें? स्टमक की, या फिर आप बात करें इंटेस्टाइन की, 2 बातें हैं सिर्फ यहाँ तक, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। या फिर आप चले माउथ को भी लेके आए, माउथ। देखिए बच्चों, अब ये वो 3 लोकेशन है जहाँ पे मेजर एक्टिविटी होती है आपके फूड की डाइजेशन के हवाले से। अब जितने भी Yes. एंजाइम स्टमक में एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। और स्टमक की जो पीएच है वो 1 से कितने तक हो सकती है? 2 तक हो सकती है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यहाँ पे मौजूद है HCl, और उसके हवाले से उसकी क्या होगी? पीएच होगी। अब इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम वर्क करेंगे वो एक्चुअली अल्कलाइन मीडियम में वर्क करेंगे। किसमें वर्क करेंगे? अल्कलाइन मीडियम। और यहाँ पे जो पीएच है वो 7 से 8 या फिर 7 से 9 तक पॉसिबल है। अब उसके बाद जो माउथ है, माउथ एक्चुअली ये स्लाइटली अल्काइन है। क्या है? स्लाइटली अल्काइन, यस, स्लाइटली अल्काइन। अब एक चीज तो क्लियर है, मुझे ये बताओ कि आपके स्टमक में कौन सा एंजाइम है? शाबाश, जल्दी बोले। अब आप लोगों ने मुझे बताना है स्टमक में कौन सा एंजाइम है? एक्शन। पेप्सिन है, HCl एसिड है। और इसी तरीके से इंटेस्टाइन में कौन सा एसिड है? और सॉरी एंजाइम कौन सा है? अब बहुत सारे एंजाइम आने वाले हैं यहाँ पे, बोले। पैंक्रियाटिक जूस की बात कर लें, पैंक्रियाटिक जूस की बात कर लें। उसके अलावा कुछ जो बाइल की चले, बाइल को भी चले आप ले आए, ठीक है, वो भी अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। उसके अलावा बताएं। अमाइलेज। अमाइलेज, ठीक है, वो पैंक्रियाटिक जूस में आ जाता है। वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज की बात कर लें, या फिर उसको सिलिवरी अमाइलेज की बात करें, जो कि यहाँ पे हम माउथ में ले आए उसको, कि सिलिवरी अमाइलेज
अब ये क्या है कि ये इनका अल्कलाइन होता है, ठीक है। आप चाहे उसको इंटेस्टाइन में लेके जाते हैं पेंक्रियाटिक अमाइलेज के केस में, तब भी वो अल्कलाइन है। अगर उसे माउथ में सिलिवरी अमाइलेज के हवाले से बात करें तो भी वो क्या है, अल्कलाइन है। उसके अलावा मुझे बताएं, देखें आप लाइपेज की बात कर लें, आप ट्रिप्सिन की बात कर लें, ठीक है, आप एंटीरोकाइनेज एंजाइम की बात कर लें। अब जो भी आप लोगों ने एंजाइम पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कौन से मीडियम में है, बोले अल्कलाइन मीडियम में, जिसमें है अल्कलाइन। इसी तरीके से अब मेन चीज पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ग्राफ की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आसान हो जाए। कैसे? अब मैं आपको ये ग्राफ बना रहा हूँ, ये बना के दे रहा हूँ ये। अब आपको पता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल शाबाश बोले आपका कौन सा है, बोले एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। अब उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये है। अब जरा इस चीज को जरा सोचना है कि आपको ग्राफ से आइडेंटिफिकेशन दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है। अब इसी तरीके से ये, ठीक है, चलो मैं एक और कलर चेंज कर देता हूँ लाइक दिस, ये, हाँ जी। अब आपको कहा जाता है ये एक्स, ये वाई और ये जी, और आप चले पीएच कह लें, ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, चले ये 6, 7, 8 और 9 एक्सेट्रा, ये आपको पीएच दी हुई है। अब पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा कि यहाँ से एसिडिक मीडियम वाले कौन है और बेसिक मीडियम वाले कौन है। यस। अब देखें जरा गौर करें, तो ये जो दो एंजाइम है ये वाले, अब ये वाले आपको शो हो रहे हैं अबव पीएच 7 के आसपास पीएच है इनकी, या 7 से अबव है। तो अब इस पीएच की बेस पे आप लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ वाले कौन से एंजाइम है, यहाँ वाले कौन से एंजाइम। और यहाँ पे जो जिसकी जो पीएच 1 से 2 के दरमियान है, ये जो ये बेसिक सॉरी एसिडिक मीडियम में है, इसका ये कौन हो सकता है। और ये जो ये बेसिक मीडियम में है या अल्कलाइन मीडियम में है, ये कौन से एंजाइम है, इनका आपको अंदाजा हो सकता है कि ये एंजाइम कौन से हैं। यस। अब एसिडिक मीडियम में आप लोगों ने स्टमक की बात की थी और वहां पे आपको एक एंजाइम शो हुआ, क्या नाम है उसका, पेप्सिन। तो ये जो ये वाला मीडियम है, यहाँ पे कौन अकर करेगा, यहाँ पे कौन लाई करेगा, स्टोमा। लाई कौन सा एंजाइम करेगा, पेप्सिन। अच्छा, अब ये थोड़ा, ये जो अभी मैंने बनाया ये थोड़ा टेढ़ा बेड़ा बन गया, लेकिन आप इसको सूटेबल करें, ये वाला, ये जो ये जेड वाला है। अब ये 7 से 8 पीएच है, 7 से क्या 8 पीएच है। अब इस 7 से 8 पीएच में आप बहुत सारे एंजाइम की बात करें, ठीक है, 7 से 8 पीएच, ठीक है। अगर आप देखें, मैं चले यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं, ठीक है, कि enlist the enzyme which have a pH between 7 to 8 which exist in alkaline medium, oh sorry intestine बोलना था इसको। चलिए ये देखें, अब ये आ गया ना, ये आपका ये ट्रिप्सिन एग्जिस्ट करता है जो कि 7.8 और 8.7 के दरमियान में है। इसी तरीके से पेंक्रियाटिक लाइपेज है जो कि जिसकी जो पीएच है वो 8 है। अब मैं अगर सीधा सीधा आपको यहाँ पे जो पीएच है वो 8 पे बना के दे देता हूँ, ठीक है। चले मैं यहाँ से वो जो ये वाला है, ये वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला सेकंड वाला लाइन। अब इसको मैं सीधा सीधा 8 पे जाके रिजाइड करवाऊंगा, ये यहाँ से ये जा रहा है आस्ता आस्ता आस्ता। अब ये 8 पीएच है ये, ठीक है। अब देखें, अब इसकी जो पीएच है वो एग्जैक्ट कितने पे है, ये रेड वाले की पीएच क्या है इसकी 8 है। अब ये 8 पीएच है तो ये आपको अभी पता चलेगा हमने किसकी बात की थी, वो क्या है, पेंक्रियाटिक 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 बोले लाइपेज। और इसी तरीके से ये जो ये 7 से 8 के दरमियान में जो पीएच है, ये वाला 7 से 8 के दरमियान में, तो 7 से 8 के दरमियान में अभी आपने बात की है, एक ट्रिप्सिन है, एक है, एक ट्रिप्सिन है। और इसी तरीके से आपसे पूछा, ये साथ में ये देखें, ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम भी इसी में आ रहा है कि ट्रिप्सिन और एंटीरोकाइनेज एंजाइम कौन सा, एक है ट्रिप्सिन और दूसरा एंटीरोकाइनेज एंजाइम। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर जी ये 7 से 8 के दरमियान में जैसे आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ तो सर जी पेंक्रियाटिक लाइपेज भी तो 8 पे है, इसी तरीके से अल्कलाइन फॉस्फेट भी तो 8 पे है, और ये आपने बताया कि ये जो एंटीरोकाइनेज ये भी 7.6 पे है। तो फिर बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, मतलब इस कंफ्यूजन को पता है कैसे दूर किया जाता है, इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर किया जाता है कि या तो आपको दो दिए गए होंगे, एक एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तब आपको इनमें से कोई एक ठीक करने को बोला जाएगा। कि जैसे मैंने बात की ना कि 7 से 8 आपका ट्रिप्सिन ऑप्शन आया तो भी ठीक है, एंटीरोकाइनेज आपने लिखा हुआ वो भी ठीक है। इज इट क्लियर कि आंसर में अगर आपने ट्रिप्सिन लिखा तो भी ठीक है, आपने एंटीरोकाइनेज लिखा तो भी क्या है वो ठीक है। हाँ, कि अगर छोटे छोटे जो मतलब जो मिक्स हो रहे होते हैं ना कंटेंट, वहां पे कोई एक भी ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। यस सर।
तो इस चीज में आपने नहीं घबराना कि अगर कोई ग्राफ मिक्स बन रहे हैं और हम उनको अल्टरनेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको वो ठीक कर दिया जाता है। इवन मेरे ख्याल से सेकंड एनुअल में बच्चों ने सेकंड एनुअल में एक डिजीज को आइडेंटिफाई करना था। सेकंड एनुअल में 2025 का जो 10th का पेपर हुआ, कोई डिजीज को आइडेंटिफाई करना था। उस डिजीज में ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, उसमें एस्थमा, ठीक है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। अब ये एम्फीसीमा, अब इन तीनों डिजीज में से कोई एक भी बच्चे ने अगर आइडेंटिफाई किया हुआ था तो वो ठीक कंसीडर था। बात समझ आ गई? अगर एक भी Yes, डिजीज sir. उन्होंने मतलब ठीक इनमें से लिखा हुआ है ना, उस लेबलिंग डायग्राम के हवाले से था कि अगर कोई एक भी इन्होंने डिजीज आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको ठीक कंसीडर करेंगे। इज इट ओके? तो यहाँ पे Yes, sir. पीएच वाली बात भी ओके है कि पीएच का या तो आपको ग्राफ देने को बोला जाएगा कि ये फ्लाइन एंजाइम है, ये किस पीएच पे वर्क करता है, और उसके अलावा आपको इस तरीके का ये लेबल दिया गया, आइडेंटिफाई करने को बोला गया कि ये एक्स पे आपका कौन सा एंजाइम है, ये जी पे आपका कौन सा है, और इसी तरीके से वाई वाला जो एंजाइम है ये कौन सा है। तो इस तरीके से आपको एंजाइम की आइडेंटिफिकेशन भी दी जा सकती है। इज इट क्लियर? बोलो शाबाश, Yes, बोलो। sir. अच्छा, अब उसके बाद फिर वही टेम्परेचर की तरह इसके क्वेश्चन, टेम्परेचर की तरह इसके क्वेश्चन। तो मुझे ये बताएं कि जब आपका पीएच ऑप्टिमम पीएच से इंक्रीज होगा, जब आपका पीएच ऑप्टिमम जो पीएच है वो ऑप्टिमम पीएच से बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा बोलो? ऑप्टिमम Optimum pH. पीएच से बढ़ेगा, तब मुझे ये बताएं एंजाइम डीनेचर होगा या इनएक्टिव होगा? बोले Inactive होगा. इनएक्टिव होगा। इस केस में डीनेचर नहीं होगा, इस केस में इनएक्टिव होगा, डीनेचर नहीं होगा। तो क्या मतलब है कि अगर आप पीएच को लेस करें, पीएच को अगेन क्या करें, अगेन पीएच को रिड्यूस करें, माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें, माइक बंद कर दें, पीएच को रिड्यूस करें या फिर उसको क्या करें बच्चे, दोबारा मतलब अगेन जो नॉर्मल पीएच है वो आप जब लाएंगे तो उससे जो रिएक्शन है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। जो एंजाइम है या जो वर्किंग आप कह लें कि जो वर्किंग है वो दोबारा क्या हो जाएगी? बोले वर्किंग दोबारा क्या हो जाएगी? शाबाश, Start हो जाएगी. स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? No. यहाँ तक बात क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? No, sir. हाँ जी, गुड, शाबाश। तो ये बच्चों आप लोगों ने टेम्परेचर की बात की और साथ में आप लोगों ने किसकी बात की? पीएच की बात की। यहाँ तक कोई इशू है तो बताओ, यहाँ तक कोई इशू है? किसी को कोई इशू है? एनीवन, Sir. गर्ल्स कोई बता सकते हो? बच्चे कितने बैठे हो? 8-10 मेरे ख्याल से बैठे हुए हो। किसी को कोई इशू है तो बताएं मुझे, शाबाश। ये कुर्रत लाइन बैठी हुई है, हुसैन है, हसनैन है, मेरे ख्याल से फातिमा उस वक्त लड़की ने नाम लिया था। तो बच्चे कुछ भी आपको यहाँ पे मसला है तो मुझे बताएं, मैं उसको सुलझाने के लिए बैठा हूँ। जल्दी करें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी बोले। No, sir, no issue. नो इशू है, क्या बात है। अच्छा, अब उसके बाद एक छोटा सा, अब हम प्रैक्टिकल 3 की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल 3 में एक्चुअली आपने आइडेंटिफाई करना था फोटोसिंथेसिस को। क्या करना है आपने? आइडेंटिफाई करना है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, या फोटोसिंथेसिस को आपने आइडेंटिफाई करना है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को आइडेंटिफाई करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसके लिए दो मेथड हमने अडॉप्ट किए हैं जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो वो आपने या तो आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन से HCl3 जो सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, उससे आपने आइडेंटिफाई करना है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो सॉल्यूशन है उससे आपने आइडेंटिफाई करना है। और सेकंड आपको दिया गया डिस्क डिफ्यूजन मेथड। कौन सा दिया गया? डिस्क डिफ्यूजन Fusion method. मेथड, यस। अब ये दो मेथड आपको दिए गए, इन दो मेथड से क्या करना है आप लोगों ने? आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको आप बाई कार्बोनेट इंडिकेटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बोले शाबाश। बाई Bicarbonate कार्बोनेट, filter. बाई कार्बोनेट इंडिकेटर। अब बाई कार्बोनेट जो इंडिकेटर है वो भी आप लोग क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब हम स्टार्ट अपने बाई कार्बोनेट इंडिकेटर से करेंगे, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, HCO3 इंडिकेटर, HCO3 इंडिकेटर। अब HCO3 इंडिकेटर या बाइकार्बोनेट इंडिकेटर, एक्चुअली जो बाइकार्बोनेट है ना वो भी एक क्या है, एक समझ लें कि एक सोल्यूशन है। क्या है? एक बोले शाबाश, सोल्यूशन है, ठीक है। आप अगर डेफिनेशन भी करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? पीएच सेंसिटिव सोल्यूशन है, पीएच सेंसिटिव सोल्यूशन है, पीएच सेंसिटिव सोल्यूशन है, ठीक है। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है? दैट मॉनिटर्स
ठीक है, दैट मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो भी है मतलब जो आपका सोल्यूशन है उसमें जो भी मतलब आपने जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस करनी है, तो उसमें आपने हाइड्रोजन कार्बोनेट इंडिकेट करना है। ठीक है, तब क्या होगा कि उसका जो कलर है वो चेंज होगा। अब उसी कलर से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं हुई। कुछ समझ आया क्या हुआ मैंने क्या कहा? एक ऐसा सोल्यूशन है, क्या है बोले, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हम क्या करेंगे, एक लीफ डालेंगे, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब आपका जो लीफ है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, ये ले देखें। अब ये है आपका फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन इसमें पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। हाँ, अब इसमें फिर मजीद क्या किया आप लोगों ने, कोई लीफ वगैरह ऐड कर दिया इसमें? क्या ऐड कर दिया आप लोगों ने? हाँ, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, मैंने थोड़ा लीफ उल्टा बना दिया, गंदा बना दिया, मैं अच्छा सा लीफ बना देता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, लाइक दिस नहीं बनता मुझसे लीफ, चलो गुजारा करें इसी लीफ के साथ। ठीक है, तो चले इसके लिए मैं थोड़ा सा एक मजीद और भी काम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, लीफ का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि उससे पता चले कि शायद चले ये वाला ग्रीन लीफ है। ठीक है, ये ले, हाँ जी, ठीक है, ये आप लोगों ने लीफ इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि अब इस सोल्यूशन जब आप इसको डालेंगे तब क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बेस पे, जाहिर सी बात है कि ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, सल्फेट वगैरह कार्बोनेट है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बेस पे आपको पता चलेगा, किसकी बेस पे, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कम होगी इस सोल्यूशन का कलर चेंज होता जाएगा। यूजुअली समझ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें है, सारा कुछ है, इसमें कार्बोनेट मौजूद है, आपने इसमें क्या डाल दिया है, लीफ डाल दिया है। अब जाहिर सी बात है लीफ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा ना, तो जैसे ही लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसकी इस सोल्यूशन में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही सोल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा तो उसकी बेस पे सोल्यूशन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये मुझे रिपीट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैंने अभी तक क्या बात की है इस सोल्यूशन के बारे में? बोले बोले शाबाश, जब क्या इसमें बात की है? लीफ जाएगा तो इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, क्या होगा? कलर चेंज होगा। दोबारा मुझे समझ नहीं है, दोबारा बताएं एक दफा। जब सोल्यूशन में लीफ डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। ठीक है जी, गुड, शाबाश। अच्छा, आप लोग ये नहीं पूछते कि सर जी सोल्यूशन का अपना कलर क्या है, बाइकार्बोनेट का अपना कलर क्या है? नहीं पूछा आप लोगों ने? चलिए मैं बता देता हूँ। इसका जो कलर है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल कलर है इसका जो ना, समथिंग डीप रेड कह लें, डीप रेड कलर है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, ऑरेंज रेड कलर है। कौन सा कलर है? ऑरेंज रेड कलर। हाँ, ये अब उस सोल्यूशन का कलर होता है। एक्चुअली थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, वरना मैं इनके कलर भी आपको प्रॉपर्ली सर्च करके बता देता, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। मैं जब भी काम ये करता हूँ ना, मैं डिटेल से समझाता हूँ चीजें। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कम है, इवन मेरी क्लास का भी टाइम होने वाला है, स्कूल में हूँ, तो इसी फ्री लेक्चर में मैंने जो है ये सेशन अरेंज किया। आपको पता है शाम के टाइम इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू होता है, तो मॉर्निंग टाइम 1 बजे तक तो सारा कुछ स्मूथली चलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसी टाइम अपनी क्लासेस अरेंज करके जो मामला है वो सॉल्व कर दूँ। अच्छा, तो अब बच्चे देखें कि जो बाइकार्बोनेट इंडिकेटर है इसका अपना कलर डीप ब्लू या फिर ऑरेंज रेड होता है। ऑरेंज रेड उस वक्त होगा जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे। क्या करेंगे? इसको डाइल्यूट करेंगे। हाँ जी, फिर आपने क्या करना है, उसमें लीफ डाल दिया। जैसे लीफ डालेंगे तो उसका जो कलर है वो ऐसा ऐसा से क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो वो कलर चेंजिंग, एक्चुअली वो जो कलर चेंजिंग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कलर जो चेंज हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ, बोलो शाबाश बच्चों, क्या बोलो, क्या हुआ कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब जैसे ही लीफ है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी क्या होने लग जाएगी, बोले, कम होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। और उसी के कम होने से हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस किस हवाले से हो रही है, ऐसा हो रही है या तेज हो रही है, एक्सेट्रा। बात क्लियर है? Yes, चले sir. जी, सर जो देखिए कलर होगा इसका वो लीफ का चेंज होगा या सोल्यूशन का चेंज होगा? सोल्यूशन का चेंज, ठीक है, सोल्यूशन का कलर चेंज होगा। चले अब हम पढ़ते हैं इसको कि भाई कलर कौन से ऑब्जर्व हमें होते हैं ड्यूरिंग आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखें, पहली बात तो ये कि इस सोल्यूशन का जो कलर है, सोल्यूशन, चले मैं कलर ऊपर लिखता हूँ, सोल्यूशन का कलर है, ठीक है, जो इसका कलर है, इधर है कौन सा, हाँ, चले कलर। अच्छा, अब जब बच्चे कलर इसका क्या होगा, येलो कलर क्या होगा इसका, बोले, येलो कलर होगा। तब इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मैक्सिमम मौजूद है। क्या मौजूद है? Maximum. मैक्सिमम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तब। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस क्या है यहाँ पे, बोले, या नहीं तो हो रही। या फिर नो, या वेरी लेस, या फिर वेरी
Less. लेस। और सेकंड फिर क्या होगा आपका? सेकंड में अगर आप बात करें कि अब सेकंड में मैं चले कलर भी चेंज कर लेता हूँ। सेकंड में ये कि अगर कलर है ऑरेंज या फिर रेड, कौन सा, रेड या फिर ऑरेंज कलर है, इन Orange. दोनों में से अगर एक कलर आ रहा है, एक कलर आ रहा है, तब इसका जो मतलब ये कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड या यानी मॉडरेट आपको शो करेगा कि मॉडरेट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ Carbon कार्बन dioxide. डाइऑक्साइड, मॉडरेट लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उससे आपको यही फोटोसिंथेसिस भी क्या शो करेगा? मॉडरेट। क्या शो करेगा? मॉडरेट। Moderate. हाँ, थर्ड अब क्या है? थर्ड की अगर आप बात करें, थर्ड में ये होगा कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? लो होगा। तो अब इसमें कलर की बात करें, पर्पल कलर होगा। कलर कौन सा होगा? कलर पर्पल होगा। तब जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो क्या है? लो होगी। और यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगी वो हाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होगा? हाई High रेट photosynthesis. होगा। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर है कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो सोल्यूशन का कलर है वो जैसे जैसे आप जाहिर सी बात है लीफ डालेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, उसका कलर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जो मेजर है, मेजर ये है कि जब, ठीक है, आपने लीफ को डाला किसमें, और सोल्यूशन में डाला, उस टाइम शुरू में आपको कोई भी कलर, मतलब जो यूजुअली कलर शो होता है वो येलो कलर शो होता है। क्या शो होता है? Yellow. येलो कलर। Yellow color. लेकिन जैसे जैसे उसमें रेस्पिरेशन होती, मतलब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता जाएगा, तब उसका जो कलर है, मतलब शुरू में येलो था, फिर ऑरेंज या रेड हो गया, फिर उसके बाद कौन सा कलर आ गया? पर्पल। अब पर्पल का मतलब ये कि आपके लीफ ने जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। इज इट क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद मेन चीज क्या, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा, कलर येलो होगा, तब जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होगा। सोल्यूशन क्या होगा? Acidic. एसिडिक होगा। जब येलो कलर शो हो तो समझ लो एसिडिक है। अब उसके बाद फिर अगर मतलब ऑरेंज या रेड कलर, ऑरेंज या रेड कलर आ रहा है, तब जो सोल्यूशन है आप उसे कह सकते हैं कि क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। Neutral. और अगर Neutral. पर्पल कलर है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तब जो मतलब ये कि आप उसका जो कंडीशन कह लें कि वो क्या है? वेरी, आप अल्कलाइन कह लें। क्या है? अल्कलाइन। Alkaline. हाँ जी, ये कंडीशन है। अच्छा, एक और भी अक्सर हम यूज करते हैं कि भाई जब लीफ है, जाहिर सी बात है, लीफ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहा है वहां पे रिस्पिरेशन भी कर रहा है। जहाँ पे लीफ क्या कर रहा है? बोलो शाबाश। Photosynthesis कर रहे हैं, वहाँ पे respiration भी कर रहा है. हाँ, वहां पे रिस्पिरेशन भी कर रहा है। ये आप लोगों को याद है कंपनसेशन पॉइंट जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था? किसी को याद है कंपनसेशन पॉइंट? किसी को पता है कंपनसेशन पॉइंट क्या है? No, बच्चों, sir. कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी को नहीं पता? आए हाय, कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ये वो पॉइंट है, ठीक है, यूजुअली कि जहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैं बताता हूँ, एक मिनट मुझे ये लिखने दो। कंपनसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेट ऑफ जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाता है। कंपनसेशन पॉइंट क्या? शाबाश, जल्दी बोलो मुझे, Respiration के equal हो जाता है. क्या इक्वल हो जाता है? बोलो, कंपनसेशन पॉइंट पे क्या होता है? बोले शाबाश। फोटोसिंथेसिस का रेट जो है इक्वल हो जाता है. किसके इक्वल हो जाता है? फोटोसिंथेसिस का रेट किसके इक्वल हो जाता है? रेस्पिरेशन। Respiration के साथ. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब कलर येलो है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है और फोटोसिंथेसिस मतलब लेस हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे रेस्पिरेशन आपका क्या है? बोलो। ज्यादा. यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो फोटोसिंथेसिस कम है, तो फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो इक्वल हो जाएगा किसके? रेट ऑफ रेस्पिरेशन के. और यहाँ पे क्या होगा? आपका जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा? फोटो ग्रेटर हो जाएगा किससे? Respiration. रेस्पिरेशन। ठीक है सब। वो 8 वालों को यहीं पे बुला के ले आओ। ठीक है, हाँ, 8 वालों को इधर ही बुला के ले आओ। 1 मिनट बच्चों। ये बताए, मजा आ रहा है? हाँ, बोर तो नहीं हो Yes, रहे? sir. बोर तो नहीं हो रहे? No. बताएं, अगर कोई बोर हो रहा है तो मुझे बता दे शाबाश। No, sir. बोर हो रहा है तो कोई बता दे सर जी, सर। No, sir. No, sir. अच्छी बात है, अगर कोई बोर नहीं हो रहा तो ये तो फिर मजे वाली बात होगी। चले, कितने बैठे हुए हैं? कोई क्या है? यहाँ पे ये तो अस्मा बैठी भी है यहाँ, अस्मा के नाम से जो आईडी है, चलेगी ये? अस्मा राशिद, चलेगी? चले, खैर है, कोई मसला नहीं। तो अब देखें बच्चों, यहाँ तक बात ओके है? बोलो, यहाँ तक Yes. सारे कितने ओके हैं? ये आपका टेबल, Yes, ये आप sir. देखिए,
ये आपका टेबल भी बन गया, ठीक है। तो मैंने जैसे आप लोगों का कहा कि टेबुलर क्वेश्चन है, तो टेबल भी आ सकता है लाइक दिस, ये यहाँ से कलर, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हो गया, ये यहाँ से मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये टेबल भी बन सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। डन, ओके। यस सर। अच्छा, अब उसके बाद आगे है छोटा सा आखिरी है, उसको हम पढ़ के आज के लिए एंड करते हैं, और शाम को एक और क्लास रखेंगे अगर आप लोग सारे अवेलेबल होंगे तो, ठीक है। तो चलें, सर किस टाइम पे? टाइम में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू होता है, ठीक है। कल जैसे हमने 7 बजे अरेंज किया था, सच्ची बोलो तो 7 बजे लाइट चली गई है, पहले 8 बजे जाती थी, कल Yes, 7 sir. बजे चलती है। तो अब ये बड़ा इशू चल रहा है, तो अब जैसे ही कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा ना, मतलब अगर 7 बजे आज नहीं गई तो 7 बजे, नहीं तो 8 बजे इंशाल्लाह हम क्लास अरेंज करेंगे लास्ट में, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। ठीक है। हाँ, डोर क्लोज कर दे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, थर्ड का प्रैक्टिकल बी है हमारा। थर्ड में एक्चुअली हमने उसको फाइंड आउट करना था किसके जरिए, मुझे बताएं आप लोग, मुझे आप लोग बताएं जरा। चेयर उठा के इधर बैठ जाओ और डोर क्लोज करता हूँ, ये वाले देखें, या फिर बात सुने, बात सुने, उसमें कॉटन पड़ा हुआ है, कॉटन निकालो, साफ करो, वो सामने उसमें पड़ा हुआ, ठीक है। और साथ में पहले डोर क्लोज करो। अच्छा, अब यहाँ पे अभी हमने बात की थी प्रैक्टिकल थर्ड बी, कौन सा था, शाबाश बोले मुझे, बताएं मुझे। सर डिस्क फ्यूजन मेथड। डिस्क डिफ्यूजन मेथड, बड़े मजे का प्रैक्टिकल है, बड़े मजे का मजे का practical। कैसे, सिंपल पता है वो क्या कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का लीफ था, ये क्या था, ये लीफ है। ओहो, मैं चले कलर भी फिल भी कर देता हूँ इसको, ठीक है, फिल भी कर देता हूँ। क्या हो रहा है, इरेज, वरना आप लोग कहेंगे कि मुझे लीफ बनाना भी नहीं आता। आप लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, नो सर। नहीं बोलेंगे, पक्की बात है, फिर ठीक है, ठीक है जी। तो ये बच्चों आपका लीफ है, ठीक है। अब डिस्क डिफरेंट मेथड में क्या है कि आपने इस लीफ के छोटे छोटे डिस्क बना लेने, क्या बना लेने, छोटे छोटे डिस्क बना लेने। डिस्क का क्या मतलब है, दो, हाँ। अब उसका क्या मतलब है डिस्क का, कि ये फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, कि ये आप लोगों ने छोटे छोटे डिस्क ले लिए, क्या ले लिए यहाँ से, इसी लीफ से मतलब छोटे छोटे डिस्क आप लोगों ने बना लिए, ये। अब ये डिस्क बन गए, अब इन डिस्क से क्या करना है, आप लोगों ने एयर निकाल लेना है, क्या कर लेना है, क्या कर देना है, बोलो क्या करना है, एयर निकालना, एयर रिमूव कर देना है, एयर का क्या कर देना आप लोगों ने, बोले। रिमूव कर देना। फिर आप लोगों ने उनको वाटर में डालना है, इसमें डालना है, और एयर कैसे रिमूव करेंगे? बस वो सक्कर डिवाइस समथिंग यूज करते हैं, जो कि हम तो बस पढ़ते हैं। अलबत्ता ये है कि आपने इनसे मतलब इनको वैक्यूम के जरिए, मतलब इनसे जो एयर है वो ऐसा समझ लें कि आपने एयर इनसे निकाल लेना है। तो जब एयर निकल जाएगा तब मतलब ये जो सॉलिड स्पेसेस, यानी आपको पता है लीफ में एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं, लीफ में क्या मौजूद होती हैं, एयर, स्पेस। हाँ, एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। उन एयर स्पेसेस में मौजूद होता है आपका एयर, या फिर मौजूद होता है क्या, ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब उस ऑक्सीजन को क्या करवा लेना यहाँ से, रिमूव। रिमूव। अब उसके बाद फिर आपने इनको किस में डालना है, वाटर में डालना है, ठीक है, वाटर में डाल दिया। अब ये वाटर है, अब इस वाटर में आप लोगों ने उन जो आपके जो डिस्क वगैरह है उनको आपने क्या कर दिया, ये डाल दिया। अब ये मैंने ताकि पानी को ज्यादा फुल कर दूं, यहाँ से पानी मतलब जो आपके डिस्क है यहाँ से ऊपर मूव करे, और यहाँ से आप लोगों ने इन पे क्या अप्लाई किया, लाइट अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया बोलो, लाइट। अब जाहिर सी बात है कि लाइट जब इन पे पड़ेगी आपके इन डिस्क पे, तो ये डिस्क में मौजूद जो सेल्स है वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करेंगे, शाबाश, ठीक है। अब जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या उनके एयर स्पेसेस दोबारा फिल नहीं होने लग जाएंगे, कि उनके जो एयर स्पेसेस हैं क्या वो अगेन रीफिल नहीं होंगे, रीफिल नहीं हो जाएंगे उनके एयर स्पेसेस, बोले मुझे बताओ ना आप लोग, कि भाई अगर ये जाएंगे। फोटोसिंथेसिस करते हैं तब ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो क्या वो ऑक्सीजन उन एयर स्पेसेस में दोबारा नहीं जाएगा, जाएगा। हाँ, जब उनके एयर स्पेसेस फुल नहीं होने लग जाएंगे, फिल नहीं होने लग जाएंगे, फिर रीफिल Yes. होंगे, क्या फिर वो दोबारा उनका वेट कम नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी बेस पे वो क्या करेंगे, फिर ऊपर उठना स्टार्ट हो ऊपर आ जाएगा, जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे। अब जितना तेजी से आएंगे वो क्या मेंशन करेगा कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है, स्पीडली है। कि अब ये जो आपके डिस्क है ना, ये डिस्क अब आपके इन डिस्क के रेट पे, इनके मूवमेंट पे, या इनके फ्लो के, या इनके रेट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक्चुअली दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस, कि जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी
उतनी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, उतनी जितनी जल्दी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो उतना ही जल्दी क्या करेंगे, वहां से उठना शुरू करेंगे। बात क्लियर है? बोलो जो मैंने Yes, बात sir. Yes. Yes, sir. कि इसमें हमने किया क्या है, मुझे कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि हमने उस पूरे प्रैक्टिकल में क्या किया? और सर इसमें इसमें सबसे हमने पहले हमने एक बता, एक बच्चा। सबसे पहले हमने एक लिस्ट लिया, उसके अंदर से फिर हमने उसके निकाल दिए पीसेस निकाले, फिर उसमें से हमने एयर रिमूव करके उसको वाटर में डाला, और जब हमने उस पे लाइट अप्लाई किया वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, गुड। फिर क्या होगा उसके बाद? फिर उसके बाद वो ऊपर आ जाएंगे दोबारा से। ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, तो वो क्या होगा, ऊपर आने लग जाएंगे और उससे फिर हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को आइडेंटिफाई और करेंगे। यस, ठीक है। तो ये जो ना आपका डिस्क डिफिशन मेथड है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो मतलब ये डिस्क की जो मूवमेंट रेट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं लाइट इंटेंसिटी के साथ। किसके साथ? यहाँ पे आप ग्राफ बना सकते हैं इसका लाइट इंटेंसिटी के साथ, कि लाइट इंटेंसिटी अगर यहाँ से ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तब आपका जो, हाँ, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ भी इसका बन सकता है इस तरीके से। देखिए ये यहाँ पे आपका क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या होगा, बोलो, लाइट, शाबाश। और यहाँ पे क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। अब जैसे जैसे लाइट जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होती जाएगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होता जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इवन इवन मजे की बात यह है कि मैं इसको थोड़ा ये नीचे भी ले जा सकता हूँ। अब इस नीचे जाने का क्या मकसद है, कोई बता सकता है मुझे? सर जब लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो ना, फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। हाँ, ये जो इस साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये जो ये बताइए ना, ये डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करती है कि लाइट इंटेंसिटी इस तरफ बढ़ रही है। फोटोसिंथेसिस कम हो, लाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। किसी को समझ आई है? यस सर। हाँ जी, आई होप ये बात भी क्लियर है कि अब ये क्या है, ये भी क्लियर है, ठीक है। कि इस तरीके से आप इसका ये ग्राफ इसका इस तरीके से ग्राफ भी आ सकता है इसका, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों से ग्राफ भी आपको दिया जा सकता है, बोला जा सकता है कि आप फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा करें। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि लाइट इंटेंसिटी है और ये फोटोसिंथेसिस है, तो लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तब जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इसके साथ, हाँ, इसकी वजह यहाँ पे क्या लिखेंगे कि स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गया। स्टोमेटा क्लोज हो गए और फोटोसिंथेसिस क्या हो गई है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई है। क्या बात है, फोटोसिंथेसिस क्या हो गई है, स्टॉप। तो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर।